Commitment and customer satisfaction. 300 plus clients. Long-lasting relationships. Highly trained guards. Well-trained facility manpower. Equipped with latest technology. Highest credit rating by CRISIL. ये खासियत है एब्सोल्यूट सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज की, जो कई अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस की भी गवाह है। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं जीएम ऑनलाइन मीडिया प्रेजेंट्स इनक्रेडिबल ब्रांड्स। और आज हम बात कर रहे हैं कमिटमेंट को एब्सोल्यूट कमिटमेंट मानने वाले रवि कपूर से, जो कि पिछले 15 साल से एब्सोल्यूट को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं। और ये रवि का प्रॉमिसिंग नेचर ही है कि आज एब्सोल्यूट को कई अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस मिल चुके हैं। तो आइए स्वागत करते हैं रवि का। रवि, वेलकम टू द शो। थैंक यू गीतांजलि फॉर हैविंग मी। रवि, सिक्योरिटी सर्विसेज और फैसिलिटी मैनेजमेंट में आज एब्सोल्यूट एक बड़ा नाम बन चुका है। आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जबकि आपने खुद अपने करियर की शुरुआत एक कॉर्पोरेट से की थी। उसके बाद आप सिक्योरिटी सर्विसेज में आए, तो आपका ट्रांजिशन कैसा रहा और आपका जो ये अब तक का सफ़र रहा है उसके बारे में हमें बताइए। सही क्वेश्चन पूछा आपने गीतांजलि। मैं 15 साल मैंने अलग अलग कंपनियों में काम किया, भारती, NIIT, सत्यम कंप्यूटर। बट जैसे कि हर एक एम्प्लॉई का अक्सर ये एक सोचना होता है कि वो बाद में एक अपना बिजनेस शुरू करे, एंटरप्रेन्योरशिप का बग मुझे भी काटा और मैंने एब्सोल्यूट स्टार्ट किया। बट एक्चुअली ये बिज़नेस मैंने 15 साल पहले जब स्टार्ट किया, मेरे फादर का ये बिज़नेस था और उनका उस समय देहांत हुआ और मैंने फिर ये बिज़नेस टेक ओवर किया। एंड तब ये बिज़नेस ईस्ट डिटेक्टिव्स के नाम से चलता था। हम देश के सबसे बड़े डिटेक्टिव कंपनियों में से एक गिने जाते थे। ईस्ट डिटेक्टिव्स एक जाना माना नाम होता था और हमारा एक छोटा भाग सिक्योरिटी सर्विस का भी होता था। तो जब ये मैंने ज्वाइन किया तो समहाउ इन्वेस्टिगेशन या डिटेक्टिव एजेंसी का काम मुझे नहीं भाया, इफ़ आई मे यूज़ दैट वर्ड। एंड मैंने फिर फाइनली सिक्योरिटी सर्विस पे ही फोकस किया और इसको बढ़ाया। बट श्योर ये ट्रांजिशन इतना स्मूथ नहीं था, क्योंकि एज एन एंटरप्रेनर, एज ए एम्प्लॉई अलग होता है और एज ए एंटरप्रेनर हैंडल करना अलग होता है। और इस इंडस्ट्री में तो लेबर लॉ के, कंप्लायंसेस के काफ़ी इशू थे और पेमेंट कलेक्शन का भी एक काफ़ी फोकस था। सो वगैरह वगैरह काफ़ी चैलेंजेस आए, बट विद गॉड्स ग्रेस, माई एफर्ट एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एफर्ट ऑफ माई स्टाफ, वी वर एबल टू डू व्हाटएवर वी वर एबल टू डू। तो जब हम फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ऐसे में आप किन कस्टमर्स पर फोकस करते हैं? अगेन ए प्रीटी गुड क्वेश्चन गीतांजलि। फोकस से पहले मैं बताना चाहूँगा कौन से कस्टमर्स को मैं नहीं करता हूँ और कौन से कस्टमर्स पे मैं लेस फोकस करता हूँ और मेरा कोर कस्टमर, मेरा फोकस कस्टमर कौन है। जिन कस्टमर्स पे मैं नहीं फोकस करता हूँ वो बेसिकली वो हैं जो टेंडर बेस्ड होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हों या लार्ज कॉर्पोरेट। मैं ना ही उन लोगों पे फोकस करता हूँ जो जिनके लिए कंप्लायंसेस इम्पॉर्टेंट नहीं होती, ESIPF इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, जैसे कोई घर या कोई छोटी फैक्ट्री जो इनको फॉलो नहीं करती। मेरा मेजॉरिटी टर्नओवर लार्ज कॉर्पोरेट से आता है, जैसे HDFC बैंक, HDFC Ltd, RBL बैंक, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह 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 और गोदरेज प्रॉपर्टी। बट ये सारे कस्टमर्स पर भी मैं डायरेक्ट फोकस नहीं करता हूँ लाने के लिए। ये सब हमारी कंपनी के नाम से और अच्छे सर्विसेज के कारण हमारे पास आए हैं, रेफरेंसेस के थ्रू। मेरा सारा फोकस इस समय एग्रेसिवली बिजनेस लाने का एक SME सेक्टर पे है जो दिल्ली NCR बेस्ड है, जिनकी टॉप मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स, ओनर्स डायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और जो एक अच्छी सर्विस, रिलेटिवली रीजनेबल रेट्स और इंटेग्रिटी वाली कंपनी चाहते हैं और उनके साथ डील डायरेक्टली करना चाहते हैं।
रवि, इस इंडस्ट्री की बात करें तो इस इंडस्ट्री में कई कंपनीज हैं, तो ऐसे में एब्सोल्यूट में क्या खास बात है जो उसे औरों से अलग बनाती है? इसके काफ़ी सारे आंसर हो सकते हैं, पर अगर मुझे एक चीज़ चुननी है तो मैं चुनूंगा हमारा फोकस प्रोसेसेस पे जो है। इस जर्नी के काफ़ी शुरुआत में ही मुझे पता चल गया था कि अगर ये बिज़नेस मुझे स्केल अप करना है, मोर इम्पॉर्टेंटली लेस रेट्स पे क्लाइंट्स को प्रोवाइड करने हैं सर्विसेज, लेस मार्जिन पे, और क्लाइंट्स की कमिटमेंट्स पूरी करनी है, तो प्रोसेस पे फोकस बहुत बहुत ज़रूरी है। उदाहरण देते हुए कुछ एग्जांपल्स ऑफ प्रोसेसेस। अगर मेरे यहाँ एक भी कंप्लेंट आती है, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू आए, ईमेल के थ्रू आए, किसी भी मीन्स पे आए, हम 2 घंटे में हर कंप्लेंट को एक्नॉलेज करते हैं, इफ पॉसिबल रिजॉल्व करते हैं। तो एक बल्कि 2 लोगों की टीम फुल टाइम इसी में लगी हुई है कि हर कंप्लेंट टाइम पर मैनेज हो रही है या नहीं हो रही है। हमारे 5 लोगों की ऑडिट टीम है जो 11 स्टेट्स में मूव कर रही है और कॉन्स्टेंटली देख रही है कि हमारे जो गार्ड्स, हमारे जो फैसिलिटी स्टाफ साइट पे लगे हुए हैं, वो करेक्ट चेकलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड करेक्ट एंट्रीज कर रहा है रजिस्टर्स में या नहीं, उनकी यूनिफॉर्म टर्नआउट ठीक है या नहीं है, और जो टीम ऑडिट टीम मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करती है। मतलब इन प्रोसेसेस के जरिए आपने ये मेक श्योर कर लिया कि भैया आपके क्लाइंट को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो रवि, अगर मैं फ्यूचर के बारे में आपसे जानना चाहूँ तो क्या फ्यूचर में अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के कोई प्लान्स हैं? क्या आप किसी और सेक्टर में भी जाना चाहेंगे? एक्चुअली गीतांजलि नहीं, मेरा समहाउ ये मानना है कि अनरिलेटेड फील्ड में डाइवर्सिफाई करने से मैनेजमेंट की बैंडविड्थ भी चोक हो जाती है, क्लाइंट्स पे भी फोकस नहीं रहता, एंड सभा मुझे लगता है प्रॉफिटेबल भी नहीं रहता। इस कंपनी को जहाँ तक हमने पहुँचाया है, जिस तरह हम कर पाए हैं, इसमें काफ़ी मेहनत गई। एक नई फील्ड में दोबारा से शुरुआत करने का कोई प्लान नहीं। हाँ, पर उन सब एरियाज में डाइवर्सिफाई हम जरूर करेंगे जो हमारे इस समय के कस्टमर को बेटर सर्विस देने में मदद करे, चाहे वो CCTV बेस्ड मॉनिटरिंग हो, चाहे हाउसकीपिंग के लोगों को, क्लाइंट्स को हमें केमिकल्स प्रोवाइड करने हो। येस, सो वी विल डाइवर्सिफाई इनटू रिलेटेड फील्ड्स हियर एंड देयर, बट आवर कोर वुड ऑलवेज रिमेन सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। लेकिन रवि, आजकल हम देखते हैं कि कंपनीज जब सक्सेसफुल हो जाती हैं तो वो अलग अलग सेक्टर्स में अपने पांव जमाने लगती हैं, इस तरह से वो जो है अपने बिजनेस को बढ़ाती हैं। तो आप अगर डाइवर्सिफाई ही नहीं करेंगे बिजनेस को तो फिर बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? इसका आंसर मैं 2-3 चीज़ों से करूँगा। पहली बात, हमारी ये इंडस्ट्री काफ़ी फ्रैगमेंटेड है, उसमें जो लार्जेस्ट प्लेयर भी होगा उसकी भी 3 या 4% से ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं है, और मेरा तो 1% से भी कम है। तो मैं अपने फोकस एरियाज में, सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट एरिया में भी अपनी टर्नओवर 4-5 गुना भी बढ़ा दूंगा तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज सफिशिएंट स्कोप है। सेकंड, हर एंटरप्रेन्योर की एक एम्बिशन होती है। मेरी ड्राइव टॉप लाइन बढ़ाने की नहीं। वो अलग बात है कि भगवान की दुआ से हम पिछले 15 साल से 20% से ज़्यादा CAGR से बढ़े हैं, इंक्लूडिंग पैंडेमिक ईयर्स को भी इंक्लूड करते हुए, विच इज़ वी फील वेरी प्राउड ऑफ। मेरी जो विजन है इज़ टू बिकम इंडियाज एंड इफ पॉसिबल द वर्ल्ड्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनी, एंड इफ पॉसिबल इन एनी फील्ड। और मुझे लगता है ये रिस्पेक्ट सबसे बड़े होने से, सबसे प्रॉफिटेबल होने से नहीं आती। ये आती है अगर हम क्लाइंट्स को कमिटमेंट दें और फुलफिल करें, और कमिटमेंट्स को क्लैरिफाई करने की भी ओनर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने ऊपर लेते हैं। सो दैट्स लॉन्ग एंड शॉर्ट द आंसर इज। यानी आप क्वालिटी पर फोकस करते हैं? यस, सो इट्स मोर लाइक एन इंटरनल स्ट्राइव। मुझे उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कंपनी की टर्नओवर 4, 5, 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं। मेरे अंदर वो ड्राइव नहीं है। मेरे अंदर वो ड्राइव है कि मैं जिस कस्टमर को करूं उसको क्वालिटी दूं, बाकी टर्नओवर इज अ बाय प्रोडक्ट एंड इट कम्स अक्रॉस एनीवे। तो रवि, यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और रवि के साथ अपनी इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए GM ऑनलाइन मीडिया प्रेजेंट्स इनक्रेडिबल ब्रांड्स।
GM ऑनलाइन मीडिया प्रेजेंट्स इनक्रेडिबल ब्रांड्स। आज हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट सिक्योरिटी और फैसिलिटी मैनेजमेंट के MD रवि कपूर से। तो आइए इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं और रवि से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में उनकी कंपनी में क्या क्या बदलाव आए, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए और इन चैलेंजेस से उन्होंने किस तरह से डील किया। तो रवि, पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि एक नया ही ट्रेंड शुरू हो गया है वर्क फ्रॉम होम का। सब कुछ डिजिटल हो गया है और आजकल बिजनेसेस जो हैं वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करने लगे हैं। तो ऐसे में आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? यस गीतांजलि, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि पैंडेमिक और टेक्नोलॉजी और हमारी इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सर्विसेज या फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी में टेक्नोलॉजी कोई खास रोल नहीं प्ले करती थी, एक्सेप्ट कि कुछ बैक एंड पे रिपोर्ट्स बन गई वगैरह। बट पैंडेमिक में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक तो जो हम पहले भी हम काफ़ी IT savvy थे, काफ़ी IT यूज़ कर रहे थे, बट एक तो पहला इम्पैक्ट ये पड़ा कि गार्ड हमारे रोज फिर भी काम कर रहे थे लॉकडाउन में, पर बैक एंड स्टाफ सपोर्ट करने का पहुंच नहीं पा रहा था। तो हमें ये सारी की सारी मूवमेंट हमें क्लाउड पर करनी पड़ी, विच इज़ नथिंग वेरी एक्सेप्शनल, एक्सेप्ट कि ये सारा कुछ एक हफ्ते में करना पड़ा बिकॉज लॉकडाउन था। क्लाइंट्स को रिपोर्ट्स चाहिए थी, क्लाइंट को उसी तरह स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग चाहिए थी। तो दिस मूवमेंट टू क्लाउड वाज अ बिग स्टेप फॉर अस, moving all the data and becoming paperless. एक तो ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। सेकंड, अब हम गार्ड्स को चेक करने साइट पे नहीं जा पाते थे। हमने पहले ही किसी और कारण से एक ऐप बनाना शुरू कर दिया था, इनफैक्ट टेस्ट हो चुका था, पायलट हो रहा था, जिसमें गार्डों को एक QR कोड के थ्रू स्कैन करना पड़ता। थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ। जैसे आप पेटीएम वगैरह में जाते हैं, उसको स्कैन करते हैं, इसमें एक ऐप, एक QR कोड होता था। गार्ड के मोबाइल फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में वो एक ऐप डाउनलोड होता था और वो उसको स्कैन करता था। और अगर वो कभी कोई स्कैन मिस करता था तो हमें उसका अलर्ट आ जाता था। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन थी। सबसे पहली एप्लीकेशन ये थी कि अगर गार्ड साइट पे नहीं पहुंच रहा है और वो अपना QR कोड नहीं स्कैन करता है या सेल्फी नहीं लेके पोस्ट करता है हमें उस ऐप के थ्रू, तो हमें नोटिफिकेशन आ जाती थी और हम फटाफट जो एक्शन लेना होता था करते थे, क्योंकि अब विजिट करना गार्ड को तो साइट पे पॉसिबल नहीं था। सेकंड, अब हम बैंक्स भी करते हैं, फैक्ट्रीज भी करते हैं, वगैरह वगैरह, अलग अलग तरह के क्लाइंट्स करते हैं। अब फैक्ट्रीज के अंदर इन गार्ड्स को पेट्रोलिंग करनी होती है। वैसे तो इंस्ट्रक्शन पास करनी अच्छी बात है कि भैया पेट्रोलिंग करो, बट ज़रूरी नहीं है कि वो इंस्ट्रक्शन हमेशा फॉलो करते हैं। तो हमने ये QR कोड फैक्ट्री के थ्रू आउट प्रीमिसेस में लगा दिए और अब गार्ड उनको स्कैन कर रहे थे, और अगर कभी कोई पेट्रोलिंग मिस करते थे तो हमें फिर इंटीमेशन आ जाती। और तीसरा, इसकी एप्लीकेशन ये है कि हमारी इंडस्ट्री का ये एक ओपन सीक्रेट है कि गार्ड रात को सोते हैं। अब ये कहूँ कि हमारा गार्ड आज तक कभी नहीं सोया, ऐसा नहीं मैं कह सकता, पर मुझे ये पक्का पता है अगर चेकिंग नहीं होगी तो वो गार्ड ज़्यादा सोएगा। जैसे पैंडेमिक में तो नहीं पॉसिबल था चेक करना। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू उसको हर 1 घंटे आधे घंटे पे स्कैन करना है, और अगर वो नहीं करेगा तो हमें पता चल जाएगा और हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। सो इस पैंडेमिक और इस एप्लीकेशन के थ्रू अब गार्ड का सोना काफ़ी मुश्किल हो गया। एटलीस्ट मैं ये कहूँगा, जैसे हम कहते थे, अब गार्ड चैन से तो नहीं सो सकता है। हो सकता है शायद हमारा क्लाइंट चैन से सो जाए, जैसे गार्ड चैन से ना। यानी आपने इस ऐप के थ्रू गार्ड्स को मॉनिटर करना शुरू कर दिया है। अब वो अपनी, मतलब इसके थ्रू आपने क्वालिटी जो है वो इंश्योर की है। करेक्ट, जो हमने क्लाइंट्स को कमिटमेंट्स दी थी वो हम फुलफिल कर रहे हैं, चाहे पैंडेमिक के दौरान भी, चाहे हमारे लोग वहाँ पहुँच पाएँ या ना पहुँच पाएँ। और ये देखिए, पैंडेमिक ही नहीं, अब ऑब्वियसली ये आज इसकी एप्लीकेशन और भी ज़्यादा है, जबकि पैंडेमिक का इम्पैक्ट काफ़ी कम हो चुका है या ना के बराबर हो चुका है। तो रवि, मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह से आप काम करते हैं। मतलब आप अलग अलग तरह के क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं। आप फैक्ट्रीज़ में भी अपने गार्ड्स भेजते हैं, आप बैंक्स में भी अपने गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में हर गार्ड के लिए एक अलग शेड्यूल तैयार किया जाता है? करेक्ट। तो जैसे अगर हमारा ATM है जैसलमेर में, तो वहाँ पे उसको पेट्रोलिंग नहीं करनी है, उसको स्कैन करना है कि जैसे रात को ड्यूटी कर सकें। पर अगर हमारी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, तो वहाँ पर उसको स्कैनिंग करनी है, एक प्रीमिसेस का चक्कर लगाना है, तो उसका शेड्यूल अलग तय होता है।
आपकी बात सही है, हम क्लाइंट स्पेसिफिक शेड्यूल्स सेट करते हैं। तो रवि, हमने देखा कि पैंडेमिक के दौरान काफ़ी बिजनेसेस को नुकसान हुआ, तो आपकी रेवेन्यू ग्रोथ कैसी रही, और अगर फ्यूचर में हमें ऐसी कोई आपदा का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में आपकी तैयारियां क्या हैं? देखिए, पैंडेमिक में हमारी रेवेन्यू ग्रोथ रही, जो मेरे ख्याल से एक किस्म से बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जहाँ सारी इंडस्ट्रीज ठप हो रही थी हम ग्रो कर रहे थे, तो दैट्स बीन गुड पॉइंट। फ्यूचर में अगर ऐसी कोई आपदा आती है, ऑब्वियसली डिपेंड करता है क्या वो दिक्कत है, बट लेट मी टेल यू वी आर फार बेटर पोजीशन टू हैंडल इट नाउ। इनफैक्ट जब तीसरा और लास्ट वेव आई और कुछ दिन का लॉकडाउन था, तो हमें बिल्कुल भी आपत्ति नहीं हुई इसको करने में। सो वी आर एब्सोल्युटली गियर्ड फॉर फ्यूचर और एनी सच इवेंचुअलिटी। यानी इस दौरान आपके बिजनेस में तो ग्रोथ ही आई है। हाँ, बिल्कुल हमारे बिजनेस में ग्रोथ ही आई है। पैंडेमिक कई बिजनेसेस के लिए अच्छा नहीं रहा, हमारे बिजनेसेस के लिए आई वोंट से इट वाज टू बैड, एंड खासकर जो कंपनियां क्विकली टेक्नोलॉजी पे अडेप्ट कर पाए, कस्टमर फोकसेस रही, जिनके प्रोसेसेस से अच्छे थे, सो यू नो वी हैव डन फिनोमिनली वेल। इनफैक्ट ये हमारा जो करंट पीरियड है पोस्ट पैंडेमिक, वी आर गोइंग एट द हाईएस्ट पॉसिबल रेट वी हैव एवर ग्रोन। तो रवि, जैसे हम ग्रोथ की बात कर रहे थे बिजनेस की, तो देखिए किसी भी बिजनेस के ग्रो करने में मैनेजमेंट के साथ साथ उनके एम्प्लॉयज़ का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? मैं क्या, हर बिजनेसमैन जानता है, चाहे वो उसकी स्मॉल कंपनी हो, मीडियम हो या लार्ज हो, कि बिना एम्प्लॉय के तो चल ही नहीं सकता है बिजनेस। और हमारी कंपनी में भी हमारे ओल्ड एम्प्लॉयज़, लॉयल एम्प्लॉयज़ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि देखिए वैसे भी हम 35 ईयर्स ओल्ड हैं, तो हमारे पास एक अच्छाई ये है कि ओवर टाइम जो हमारे लॉयल एम्प्लॉयज़ थे, इंटेग्रिटी वाले एम्प्लॉयज़ थे, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ थे, उनको हमने प्रमोट किया। और आपको जान के खुशी होगी, आज मेरी टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पे या मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन पे भी शायद ही कोई एम्प्लॉय हमने बाहर से लिया है, ये सब इंटरनली ग्रो किए हैं। एंड एवरेज इनका टेन्योर हमारी कंपनी में 10 या 10 साल से ज़्यादा रहा। यानी क्लाइंट के साथ साथ एम्प्लॉई के साथ भी आपका लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रहता है। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली। जैसे कहते हैं एम्प्लॉय फर्स्ट, वही तो कस्टमर को लुक आफ्टर करेगा। देखिए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेसफुल आपका काम है, तो ऐसे में आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करते हैं? देखिए, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए हम भी कुछ एक्शंस लेते हैं। यहाँ मैं अपने स्टाफ की बात कर रहा हूँ। एक तो वैसे मोर ऑन द स्लाइटली फन साइड, पिछले 25 साल से हमारे यहाँ एक एनुअल गेट टुगेदर होता है, जो 25 दिसंबर को होता है। तो लास्ट टाइम जब था पैंडेमिक के दौरान, हमने ये इसको जूम पर किया, फन एक्टिविटी किया, जूम पर गेम्स खिलवाई, फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया, सो दैट दे कंटिन्यू टू रिमेन डेडिकेटेड एंड वी डू वट एवर वी नीड टू डू। फिर जस्ट टू कीप टू मेजर देयर परफॉर्मेंस, टू इंश्योर दैट जो काबिल लोग हैं उनको हम रिकॉग्नाइज करें, हर एम्प्लॉय को बताया जाता है कि आपको ये सेट ऑफ टास्क करने हैं। और जो भी एम्प्लॉय मंथ में अपने सारे असाइंड और डिसाइडेड टास्क कर लेते हैं, उनको हम एक सर्टिफिकेट देते हैं, अप्रोप्रिएट टाइम पर कैश इंसेंटिव भी देते हैं। और अक्सर ये सर्टिफिकेट का हमने सुना है, लोग एम्प्लॉय अपनी फैमिलीज़ को दिखाते हैं, देखिए हमें सर्टिफिकेट मिला है, मोटिवेट होते हैं। So I would say probably do I do a lot for employees? In a way, yes, but really I would like to do lot more. They have been really good and loyal to us. राइट, अब देखिए एम्प्लॉयज़ की मेहनत को कोई एक्नॉलेज करे तो इससे बड़ा इंसेंटिव और क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात, मैं भी एम्प्लॉय रह चुका हूँ, मुझे पता है कि एक्नॉलेज कई बार पैसे से ज़्यादा मैटर कर जाता है। तो रवि, जैसे कि आप का सिक्योरिटी का बिजनेस है, आप गार्ड्स हायर करते हैं, तो उन गार्ड्स की ट्रेनिंग किस तरह से होती है? सिक्योरिटी हो या हाउसकीपिंग हो, ट्रेनिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वैल्यू एडिशन हम कर पाते हैं। मैं वैसे लॉन्ग टाइम पहले कॉर्पोरेट ट्रेनर भी रह चुका हूँ, तो ट्रेनिंग मेरे दिल के काफ़ी पास है। तो रवि, अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो अब से 5 साल बाद आप अपनी कंपनी को कहाँ देखते हैं? देखिए, अगर मैं टिपिकल बिजनेसमैन की तरह रिप्लाई करूँ तो मैं बोलूँ मैं अपनी कंपनी को 5 गुना, 4 गुना, 10 गुना देखता हूँ। सो लेट मी काइंड ऑफ आंसर दैट। मैं इसी रेवेन्यू ग्रोथ से भी चलता रहा जो मैं चल रहा हूँ, तो 2.5 से 3 गुना तो मेरी टर्नओवर हो ही जाएगी। बट रियली दैट इज़ नॉट व्हाट्स गोना एक्साइट मी। आई एम प्रॉफिटेबल एंड आई एम हैप्पी बीइंग प्रॉफिटेबल, but what would excite me is my ability to continue to give clients a quality of
the quality they expect from us, fulfill our commitment to our clients, that would be far more satisfying rather than defining the, I'll be a 5,000 crore company or 1,000 crore. चलिए रवि, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और अपनी ये सक्सेस स्टोरी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू गीतांजलि। हमारी जो सिक्योरिटी कंपनी में जो हम ट्रेनिंग देते हैं वो मोनोटोनस ट्रेनिंग नहीं है कि बंदा एक आएगा सामने खड़ा होकर बोलता रहेगा, बाकी सुनते रहेंगे। इसमें हमने क्या रखा है कि एक वीडियो उसके ऊपर हम कोचिंग देते हैं, जिससे कि उसको बार बार वो चीज़ को रिपीट ना करना पड़े। हमारे जो भी रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं वो उसको पढ़ के लिख के फिर हम उनको जो स्टैंडर्ड ट्रेनिंग है वो देने के बाद उनका टेस्ट लेते हैं। अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तभी हम उनको पोस्ट पे भेजते हैं। जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी थी उस समय हम 3 स्टेट में थे और आज हम 11 स्टेट में ऑपरेशन देख रहे हैं। और मेरा फ्यूचर का जो हमारा प्लान है वो ये है कि जो हमारी कंपनी का विज़न है टू बी द मोस्ट रेस्पेक्टेड कंपनी, उसको बरकरार रखें और अपने जो प्रोसेस है उनको और स्ट्रॉन्ग करें। और साथ ही हम जो है फोकस करेंगे कि जो भी कमिटमेंट हमको अपने क्लाइंट से मिलती है उसको पूरा करें, जैसे कि हम अब तक करते आए। तो देखा आपने, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि अपने क्लाइंट्स का भरोसा जीतना भी बेहद ज़रूरी होता है। तभी तो क्लाइंट्स के साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बन पाता है। तो चलिए, इसी के साथ GM ऑनलाइन मीडिया प्रेजेंट्स इनक्रेडिबल ब्रांड्स में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।